अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह चीनी सैनिकों ने झड़प की शुरुआत की और भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन एक तरफ तो वार्ताएं कर रहा है, जैसे आज भी कूटनीतिक स्तर की वार्ता हुई और अब से कुछ देर पहले चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सीमा पर शांति दोनों देशों के हित में है। तो चीन एक तरफ बातचीत कर रहा है, एक तरफ शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ गुल भी खिला रहा है। जून महीने की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि दौलत बेग ओल्डी और देप्सोंग सेक्टर में चीन ने कुछ हलचलें की हैं। हलचलें ये हैं कि चीन ने इन दोनों जगहों के पास में अपने बेस कैंप बनाए हैं और वहां पर सड़कों का निर्माण भी किया है, अपने कैंप लगा लिए हैं। भारत ने भी दौलत बेग ओल्डी और देप्सोंग सेक्टर के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है और इस तरीके की भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि चीन की तरफ से पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच भारत की पेट्रोलिंग में बाधा डाली जा रही है। इस तरीके की मीडिया रिपोर्टें, हालांकि ये चीज पुष्ट नहीं है, लेकिन जून की सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ साफ कर देती हैं चीन की मंशा के बारे में, चीन चाहता क्या है और दिखा क्या रहा है। इसके बारे में हम आपको और विशेष जानकारी देंगे। जरा कोरोना वायरस की भी चर्चा हो जाए। अब आप देखिए कि दिल्ली और मुंबई में जो दौड़ चल रही थी कि कौन आगे आएगा, उसमें दिल्ली जीत गई है, लेकिन ये जीत से शायद ही कोई खुश होगा। दिल्ली में लगातार जो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और आज भी लगभग 3800 केस 24 घंटे में नए आए और इसके साथ ही दिल्ली में 70,000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। वहीं बम्बई में बात करें तो 70,000 से वो थोड़ा सा नीचे है, 400 के आसपास नीचे है आंकड़ा वहाँ बम्बई में। और बम्बई में जो अगर हम देखें, खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आज 3800 के आसपास नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लगभग 1,42,000 को वहाँ पर कुल संक्रमण के जो मामले हैं बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में की तो वहाँ पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए चिंतित ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि जो वर्तमान में पाबंदियां हैं उन्हीं पाबंदियों के साथ ही वहाँ पर लॉकडाउन चलता रहेगा। तो कुछ राज्यों में स्थिति विकट हो रही है, कुछ राज्यों में जहां पर विकट थी स्थिति वो सुधर रही है। ऐसे मध्य प्रदेश की बात भी कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो रिकवरी रेट है वो मध्य प्रदेश का है। ऐसे ही खैर जो अलग अलग दावे अलग अलग सरकारें करती हैं। कर्नाटक में लग रहा था शुरू में कि ये राज्य थोड़ा इससे बच गया है, लेकिन अब वहाँ भी 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डरा रही हैं, सहमा रही हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जो मामले हैं वो लोगों को डरा रहे हैं कि अगर ऐसे ही संक्रमण फैलता रहा तो कहीं ये कम्युनिटी संक्रमण में ना तब्दील हो जाए। आज की इस रिपोर्ट पे हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो कूटनीतिक स्तर की वार्ता हुई है। आपको बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि मॉस्को में है, वहां पर उनकी क्या बातचीत हुई है और आज की जो वहां पर भव्य परेड निकली है उसकी भी झलकियां दिखाएंगे, जो कि रूस की विक्ट्री परेड थी उसकी 75वीं वर्षगांठ पर। और इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि बाबा रामदेव जो बूटी लेके आए हैं, जी हाँ, बाबा जी की बूटी विवादों में आ गई है। बाबा जी की बूटी के बारे में आयुष मंत्रालय का कहना है कि जो पतंजलि आयुर्वेद कंपनी है उसने उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद आगे तय होगा किस पर क्या करना है। बहरहाल इसके अलावा अगर हम बात करें बाबा जी की बूटी से संबंधित विवादों की तो राजस्थान में FIR हो गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कह दिया है कि ये बिना राज्य सरकार की जानकारी के बगैर और बिना जो हमारे नोडल एजेंसियां हैं खासतौर पर स्वास्थ्य के मामले में उनकी जानकारी के बगैर आप क्लिनिकल ट्रायल कैसे कर रहे थे, इसका जवाब देना होगा। FIR कराई गई है, देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में हम शुरुआत करते हैं जो भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है उससे, और उसके बाद आपको कुछ और बड़ी बातें बताएंगे। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों के हटने पर पहले बनी सहमति के शीघ्र कार्यान्वयन पर बुधवार को सहमत हुए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के तौर तरीकों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनयिक स्तर पर वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की गई और भारतीय पक्ष ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया।
इस झड़प में 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस पर जोर दिया गया कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरा सम्मान करें। इसमें कहा गया कि दोनों प्रतिनिधिमंडल पहली बनी सहमति को शीघ्र लागू करने पर सहमत हुए ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो के बीच यह वार्ता हुई। जरा अब चीन का यह खेल देखिए। चीन का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, ये हमने आपको बताया। अब ये भी सुन लीजिए कि रक्षा मंत्रालय क्या कह रहा है चीन का। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने अपने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में वितरित चीनी विज्ञप्ति में कहा कि दोनों रक्षा मंत्री फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने और शांति तथा स्थिरता बनाकर रखने पर गहन विचार विमर्श के लिए 22 जून को दूसरी सैन्य स्तरीय वार्ता की थी। लेकिन बाद में बांटी गई अंग्रेजी विज्ञप्ति में रक्षा मंत्रियों की वार्ता का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। नई दिल्ली में जब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या दोनों देशों के रक्षा मंत्री फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना के तीनों अंगों की 75 सदस्यीय टुकड़ी का रूस के ऐतिहासिक लाल चौक पर आयोजित 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेना उनके लिए गर्व की बात है। राजनाथ सिंह 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को मॉस्को पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 1941-45 के महान राष्ट्रभक्ति युद्ध में सोवियत लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज मॉस्को के लाल चौक पर आयोजित विजय दिवस परेड में मैं भी शामिल हो रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हो रही है। आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 75 सदस्यीय टुकड़ी ने रूसी सशस्त्र बलों और 17 देशों की सैन्य टुकड़ियों के साथ इस परेड में हिस्सा लिया। बयान के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थे और उन्होंने उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के अभियानों, पश्चिमी रेगिस्तान के अभियानों और बड़ी ताकतों का सामना किया था। इन अभियानों में 87,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 34,354 घायल हुए थे। बयान में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, बल्कि तमाम अन्य मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को रसद, हथियार, गोला बारूद पहुंचाया। उन्होंने सोवियत संघ, ईरान और इराक तक रसद पहुंचाई। उधर सरकार ने बुधवार को कहा कि अब सभी शहरी सहकारी बैंक और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत काम करना होगा। इस कदम का मकसद देश में पीएमसी बैंक जैसे घोटाले रोकना और सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भरोसा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेंगे। जावड़ेकर ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश के 1540 शहरी सहकारी बैंक और बहुराज्यीय सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक की निरीक्षण प्रक्रिया के तहत आ जाएंगे। यह प्रक्रिया अब तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में ही अपनाई जाती रही है। जावड़ेकर ने कहा, इस फैसले से सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। देश में कुल मिलाकर 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनसे 8.5 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक जुड़े हुए हैं। इन बैंकों में करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जमा है। उधर आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने बुधवार को कहा कि योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद दवाइयां ला रही है और यह अच्छी पहल है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया है कि उनकी दवाइयां कोरोना वायरस के इलाज में प्रभावी हैं। एक दिन पहले आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा था कि वह इन दवाओं का ब्यौरा और अनुसंधान की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराए और जब तक इस विषय पर गौर नहीं कर लिया जाता, इसका विज्ञापन बंद कर दें। नाइक ने कहा कि दवाओं और रामदेव की हर्बल दवा कंपनी द्वारा किए गए शोध परीक्षण से संबंधित दस्तावेज मंगलवार को मंत्रालय को भेजे गए। उन्होंने कहा, मंगलवार को मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई उनकी जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा, ऐसे समय जब हर कोई कोविड-19 के इलाज के लिए जूझ रहा है, इस तरह की पहल निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस बीच उत्तराखंड सरकार पतंजलि को कोरोना वायरस की कथित दवाई को लेकर नोटिस जारी कर रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी और कहा कि कंपनी ने केवल खांसी और बुखार के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई के लिए आवेदन किया था।
पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल दवा पेश करते हुए मंगलवार को दावा किया कि उसकी औषधि के कोविड-19 मरीजों पर क्लिनिकल परीक्षण के दौरान 100% अनुकूल परिणाम आए, उन मरीजों को छोड़कर जो जीवन रक्षक उपकरणों पर हैं। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना। तो वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है, उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष पद की कमान सौंपने की मांग कांग्रेस में तेज हो गई है। आज भी कई राज्यों से, खासतौर पर कई प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से इस तरीके के जो उनके स्वर थे वो उभरे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों बहुत सक्रिय हैं। जब से लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस देश में आया, तब से वो लगातार ट्विटर पर सक्रिय हैं। रोजाना मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। अब फिर से बात उठने लगी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम आपको बता दें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस की बुरी हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस पद को ना संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोनिया गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपी गई। अब देखना होगा कि क्या जो राहुल से जाके कुर्सी सोनिया तक आई थी, अब वो सोनिया से फिर राहुल तक जाती है या वो प्रियंका तक आती है या वाड्रा परिवार के किसी और के व्यक्ति को मिलती है, देखने वाली बातों की। खैर, लेकिन अगर देखें पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, तो आज दिल्ली में ये भी चर्चा चली कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि दरअसल ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, हर राज्य सरकार अलग अलग वैट दरें निर्धारित करती है। दिल्ली में अगर देखें तो मई से लेकर अब तक वैट की दरों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, वृद्धि की गई है। ये भी बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो डीजल के दाम हैं पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं और ये राज्य सरकार की जो वैट दरें हैं उस पर बहुत कुछ हद तक निर्भर है। तो हमें आलोचना से पहले किसी भी सरकार की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई अन्य दल हो, उसकी सरकार की आलोचना से पहले विषय जो है उसकी गंभीरता को देखना चाहिए, उससे संबंधित तथ्यों को देखना चाहिए, उसके बाद ही आलोचना या उसकी तारीफ की जानी चाहिए।